हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। ठीक है, तो इसमें हमारे मेजर कंसर्न ऑफ टॉपिक्स होंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, एनवेलप एंड जीनोम। इस प्रिसाइज वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरस, जिसमें हम उसके बेसिक से नोन होंगे एंड इसके साथ साथ हम उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रिसाइजली हम जो हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवेलप एंड जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। आजकल आपको पता ही होगा कि गेट एंड जैम में वायरस, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्पेशली इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे देखे हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। ठीक है, तो हमें पता है कि वायरस जो है वो एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। करेक्ट, हम इसे अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है, ठीक है, ये बना है हमारे फर्स्ट, इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही इसके इन्फेक्शन का कारण भी होता है। ठीक है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट कैन बी डीएनए एंड आरएनए, जो कि हम डिटेल में लेटरली पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा और ये जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियस बात है कि एक प्रोटीन की लेयर के अंदर होता है। ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली इट इज कवर्ड एंड वो जो होती है वो एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है जिसका नाम होता है कैप्सिड। ठीक है, और इसके अलावा कई बारी जो होता है इसके बाहर से एक एनवेलप भी होता है। ठीक है, जो कि आपकी लिपिड लेयर से बना होता है। तो आपने क्या क्या याद रखना है, दैट इज वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, विच कैन बी आरएनए और डीएनए। इसके साथ साथ इसके बाहर से इसको कवर, जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए प्रोटीनिशियस लेयर होती है जिसका नाम होता है कैप्सिड एंड उसके बाहर से आता है आपका एनवेलप। ठीक है, अब मज़ेदार बात क्या है, जो ये कैप्सिड होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बेसिस में ही हमारे जो होते हैं वायरसेस मेजरली क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, और कैप्सिड बनी किससे होती है, कैप्सिड बनी होती है आपके कैप्सोमर से। ठीक है, और ये कैप्सोमर जो होते हैं ये भी आपकी प्रोटीन की यूनिट्स होते हैं और ये इन रिटर्न बने होते हैं प्रोटोमर से। ठीक है, तो बेसिक बात क्या होगी कि प्रोटोमर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि आपकी ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होती है, ऑलिगो प्रोटीन होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा आपकी कैप्सिड जो है वो किससे बनी है, कैप्सोमर से बनी है। कैप्सोमर जो होती है वो प्रोटोमर से बनी होती है और प्रोटोमर जो है वो ऑलिगो प्रोटीन से बनी है। अब हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। ऑलिगो प्रोटीन क्या होता है, दैट इज अगर आपके टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जुड़ते हैं तो वो ऑलिगो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वो जो ऑलिगो प्रोटीन होता है उसी को हम प्रोटोमर भी कहते हैं। और जब आपके बहुत ढेर सारे प्रोटोमर साथ में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कैप्सोमर। ठीक है, कैप्सोमर ही आपकी कैप्सिड को कहलाया जाता है। दैट इज जब आपके कैप्सोमर यूनाइट होंगे तो फिर वो कैप्सिड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हम आगे को बढ़ते हैं। दैट इज की वायरस कंटेन्स अ जेनेटिक मटीरियल कैप्सिड एंड एनवेलप समटाइम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वायरस के पास होती है जेनेटिक मटीरियल, कैप्सिड एंड एनवेलप होता है। एनवेलप जो होता है वो एक लिपिड लेयर होता है एंड कैप्सिड जैसे कि मैंने आपको बता दिया है वो क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप, कि किसी वायरस के पास एनवेलप है कि नहीं है, इसके बेसिस में वो टू टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होते हैं एनवेलप्ड वायरस और सेकंड होता है नेकेड वायरस। एनवेलप्ड वायरस क्या होगा, जिसके पास एनवेलप होगा, और नेकेड क्या होगा, जिसके पास एनवेलप नहीं होगा। ठीक है, कैप्सिड की सिमेट्री के हिसाब से हम वायरसेस को 3 शेप्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज ऑन द रिगार्ड टू कैप्सिड सिमेट्री वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 शेप्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज हेलिकल, ठीक है, सेकंड इज आइकोसाहेड्रल एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वायरसेस आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, दैट इज जो बैक्टीरियोफेज हम पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा हेलिकल जो होता है उसमें इन्फ्लुएंजा आता है और टोबैको मोज़ेक वायरस भी आपने सुना ही होगा। तो अब हम इनकी अब डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे यहाँ पे हेलिकल वायरस। ठीक है, तो हेलिकल वायरस में जो होता है आपका कैप्सिड वो एक हेलिक्स के फॉर्म पे अरेंज होता है इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही में जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी आपका इस कैप्सिड के अंदर हेलिक्स के फॉर्म पे ही अरेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे हेलिकल वायरस भी कहते हैं। ठीक है, सो गोइंग अहेड, हेलिकल कैप्सिड्स आर हॉलो ट्यूब्स विद प्रोटीन वॉल। हेलिकल कैप्सिड्स क्या होती हैं, इनमें आपका जो वायरस होता है वो एक, ये जो आपका कैप्सिड है वो एक हेलिकल फॉर्म में होता है जो कि एक हॉलो ट्यूब का स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म कर देता है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अगर हम ऐसे हेलिक्स बनेंगे तो अंदर से क्या बनेगी, एक ट्यूब टाइप की बनेगी जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके प्रोटोमर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और स्पाइरल वे सो दैट दे प्रोड्यूस अ लॉन्ग रिजिड ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा कैप्सिड इंक्लूजेस आरएनए जीनोम विच इज बाउंड इन स्पाइरल लाइज विद इन द ग्रुप फॉर्म बाय प्रोटीन सब यूनिट। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल फॉर्म पे अरेंज होता है। कैप्सिड बेसिकली प्रोटोमर से बना होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटोमर लिखा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे आरएनए होता है वो आपका क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड है एज इट हैज़ बीन रिटन विद इन द ग्रुप, जो आपकी ग्रुप कैप्सिड ने बनाई है। ठीक है,
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का है। एज यू कैन सी इसके बाहर से जो है वो एनवेलप है, दिस इज एनवेलप, और जो इसके अंदर का मटेरियल है इट इज कैप्सिड एंड आरएनए। तो आप इसे देख सकते हो कि किस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म पे अरेंज है और इसके विद इन जो होता है आपका जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड जो है वो आपका सेकेंड टाइप का सिमेट्री शो करते हैं। जो वायरस है शेप सिमेट्री वो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड होती है। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें जो कि गिवन भी है, तो इससे अगर हम स्टडी करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्राइंगुलर फेसेस दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो ट्राइंगुलर फेसेस हैं हम इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। ये यूजुअली आइकोसाहेड्रल में 20 नंबर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 नंबर पाए जाते हैं। तो एक बारी गेट में क्वेश्चन भी आया है कि आइकोसाहेड्रल जो वायरसेस होते हैं उसमें आपके कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑन द फेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बता दिया वो 20 पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान देना है। आगे को बढ़ते हैं। अब होता क्या है इसमें कि जो आपका आइकोसाहेड्रल है वो ऐसे करके एक पॉलीहेड्रॉन यूनिट होती है। ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर क्यों बोला गया? क्योंकि सारे फेसेस बराबर होंगे। ठीक है, और 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस और 12 वर्टिसेस से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमें पता है कि कैप्सिड कैसे बनती है। कैप्सिड बनती है कैप्सोमर से। ठीक है, तो इसमें कैप्सोमर से आपकी कैप्सिड बनी हुई है। कैप्सोमर जो होते हैं वो प्रोटोमर से बनते हैं इन रिटर्न। करेक्ट। प्रोटोमर्स क्या है? प्रोटोमर्स आपके दो अगर आपके प्रोटीन्स जुड़ते हैं तो प्रोटोमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। करेक्ट। अब होता क्या है, अगर आपके 5 प्रोटोमर मिलके एक कैप्सोमर की फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसे कैप्सोमर को कहते हैं पेंटामर। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके 6 प्रोटोमर मिलके एक कैप्सोमर की फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसे कहते हैं हेक्सामर। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो एज इट हैज़ बीन रिटन कि आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिंग कैप्सोमर्स। ठीक है, रिंग शेप कैप्सोमर से बनी हुई होती हैं। ईच आर यूजुअली मेड ऑफ 5-6 प्रोटोमर्स। ठीक है, 5-6 प्रोटोमर से बनी हुई होती हैं। आइकोसाहेड्रल जो कैप्सिड है वो मोस्ट एफिशिएंट वे है किसी भी एरिया को एनक्लोज करने का। ठीक, तो पेंटोमर्स हैव 5 प्रोटोमर्स एंड हेक्सामर हैव 6 प्रोटोमर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे कैप्सोमर जिसके पास सिर्फ 5 प्रोटोमर्स होंगे हम उसे पेंटोमर कहेंगे और जिसके पास 6 होंगे उसे हम कहेंगे हेक्सामर। ठीक है, पेंटामर्स, अगर सपोज आपका कोई आइकोसाहेड्रल ऐसा है जिसमें पेंटामर और हेक्सामर दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, पेंटामर भी प्रेजेंट है और हेक्सामर भी प्रेजेंट है, तो उसमें होगा क्या कि पेंटामर यूजुअली कहाँ पे देखा जाएगा? वर्टिसेस में, इधर साइड पे। ठीक है, और हेक्सामर जो है वो उसका फेस बना रहा होगा। ऑलराइट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यूजुअली आपका या तो सिर्फ पेंटामर किसी आइकोसाहेड्रल कैप्सिड में पाया जाता है, उसका जो कैप्सोमर होता है वो सिर्फ पेंटामर से बना होता है, कई बारी वो हेक्सामर यूनिट से बना होता है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों यूनिट उसमें प्रेजेंट है, मतलब कुछ कैप्सोमर जो है वो पेंटामर है और कुछ जो है वो हेक्सामर है, तो होता क्या है कि जो आपके पेंटामर होते हैं वो वर्टिसेस पे पाए जाते हैं और जो आपके हेक्सामर यूनिट्स होती हैं वो फेस पे पाई जाती हैं। ऑलराइट, so pentamers are usually at vertices whereas hexamers generally found at edges and triangular faces. ठीक है, इसके बाद आपका एक आइकोसाहेड्रॉन जो होता है वो 42 कैप्सोमर से बना होता है। ये सारी चीज़ें आपने जनरल चीज़ें याद रखनी है क्योंकि गेट एग्जाम में पूछी जाती हैं यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि जो आपके अगर सपोज आइकोसाहेड्रॉन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें और ज़्यादा भी हेक्सामर यूनिट्स देखी जा सकती हैं, बट यूजुअली कितनी यूनिट्स होती हैं? 42 कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैप्सिड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं ना तो वो आपके हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके कैप्सिड का और ना ही उसका स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है। जैसे कि अगर हम इसे देखें बैक्टीरियोफेज, जिसका डायग्राम आपने 12th क्लास में ही सीख लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो अगर हम इसे अच्छे से देखें तो इसका जो लोअर पार्ट है ये वाला कॉलर रीजन, तो इसमें आपको हेलिकल स्ट्रिप्स देखने को मिल रही होंगी। करेक्ट। और अगर हम इसका ऊपर का पार्ट देखें, हेड पोर्शन देखें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है आइकोसाहेड्रल यूनिट्स, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बाइनियल देखने को मिलता है। ठीक है, वन पार्ट इज रिजेंबलिंग टू द आइकोसाहेड्रॉन एंड वन पार्ट इज रिजेंबलिंग टू द हेलिकल वायरस। ठीक है, तो अब ऐसे वायरसेस को हम कहाँ पुट करेंगे, ये सवाल आया साइंटिस्ट के मन में, तो इसके लिए नाम रखा गया कैप्सिड ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं उनके कैप्सिड कैसे हैं अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स मेजर है। पहला है पॉक्स वायरसेस, दूसरा है बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली ये किसका है? पॉक्स वायरस का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर हम इसे अच्छे से देखें तो इसमें होता क्या है, एक आपका कोर रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन क्या है? कोर रीजन है। इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करता है आपका कैप्सिड। ठीक है, जो कि ऐसे एनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, पैलिसेड एरिया जिसे बोला जा रहा है। कैप्सिड और एनवेलप के बीच में है एक लेटरल रीजन।
लेटरल बॉडी है, करेक्ट। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉक्स वायरस में देखा जाता है। दैट इज कि इसके पास एक कोर है। पॉक्स वायरस आपका कॉम्प्लेक्स वायरसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके पास कोर होती है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद इसके बाहर से ऑब्वियसली क्या होगा, कैप्सिड प्रेजेंट होता है जो कि ऐसे बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। और जो आपका होल पॉक्स वायरस है वो ओवॉइड शेप में, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में लेटरल बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक दिस एंड दिस। तो इस स्ट्रक्चर को हमने यूजुअली देखा गया है पॉक्स वायरसेस के केस में, ठीक है। सो दैट इज अ फ्यू वायरसेस डजंट फिट अबव कैटेगरीज। अबव फिट कैटेगरीज क्या है, दैट इज हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल कैटेगरीज में कुछ वायरसेस फिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉक्स वायरस एंड लार्ज बैक्टीरियोफेज, जैसे कि पॉक्स वायरसेस और लार्ज बैक्टीरियोफेज। Pox viruses possess an exceptional complex internal structure with an ovoid to brick shaped exterior। ठीक है, तो पॉक्स वायरसेस का जो बाहर का सरफेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, वो ओवॉइड या फिर ब्रिक शेप देखा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इट इज प्रीटी मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आगे को क्या लिखा है, दैट इज पॉक्स वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एंड कंटेन्ड इन न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो आपका जो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, आपने ये भी याद रखना है कि कौन से, जितने आपको वायरसेस पता चलते जा रहे हैं उनका ये याद रखना कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है। जैसे इन्फ्लुएंजा में जो होता है आरएनए है और पॉक्स में डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि आपका कौन सा डीएनए कौन सा वायरस में प्रेजेंट होता है। आगे को बढ़ते हैं, तो आपका पॉक्स वायरस का जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसके अलावा 2 लेटरल बॉडीज लाई बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड आउटर एनवेलप, ठीक है। इसके अलावा 2 लेटरल बॉडीज देखी जाती हैं न्यूक्लियोइड और आउटर एनवेलप के बीच में। नेक्स्ट हम जाते हैं बैक्टीरियोफेज की तरफ को। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको बचपन से ही पता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हेड रीजन होता है, कॉलर रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, हेड रीजन में जो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को आपके कैप्सिड एनक्लोज किया होता है, उसके नीचे आपका विस्कर्स आते हैं, ठीक है। देन उसमें आपकी शीट होती है, कॉलर डोमेन होता है एंड दीज आर टेल स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस प्लेट एंड टेल। अब क्या सारे के सारे बैक्टीरियोफेज का यही स्ट्रक्चर होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कुछ जो होते हैं वो होते हैं T1, कुछ जो होते हैं T2, T3। क्या इन सब का स्ट्रक्चर ऐसा ही है? जी नहीं, इन सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है, इसमें 3 डायग्राम्स हैं और ये 2 इसमें से मैंने रिसर्च गेट से लिए हैं, 3rd मैंने साइंस डायरेक्ट से ले रखा है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपको T4 बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है जिसके पास एक हेड रीजन है, कॉलर है एंड देन इसके पास टेल फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। शॉर्ट एंड टॉल दोनों के दोनों हैं। नेक्स्ट इसमें T1 बैक्टीरियोफेज का ड्राइंग दे रखी है, इमेज दे रखी है। इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको हेड पोर्शन दिख रहा है, नीचे का कॉलर पोर्शन देखने को मिल रहा है, शीट पोर्शन, बट इसमें आपको कोई भी टेल फाइबर्स देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। नोट क्या करना है कि इसमें आपको टेल फाइबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम लास्ट में जाएं, T3 में जाएं, तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेड रीजन है। तो जो T1 फेजेस हैं जैसे कि T2, T4 एंड T6, उनके पास नॉर्मली इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसमें कि आपका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आइकोसाहेड्रल से रिजेंबल कर रहा होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। सो इन फेजेस इनफेक्ट एस्चेरिया कोलाई, ये जो होती हैं आपकी T2, T4, T6 इवन फेजेस जो हैं वो आपकी एस्चेरिया कोलाई को इन्फेक्ट करती हैं और उनके पास बाइनल सिमेट्री होती है। बाइनल सिमेट्री का मतलब यही है कि इनके पास 2 टाइप की सिमेट्री देखी जाती है, ठीक है। हैविंग अ हेड दैट रिजेंबल्स द आइकोसाहेड्रॉन एंड टेल दैट रिजेंबल्स द हेलिक। तो अगर हम ऑड वायरसेस की तरफ को जाएं जैसे कि T1 एंड T5 एंड लैम्डा फेजेस, ठीक है, तो इनके पास जो टेल होती है वो शीटलेस होती है, दैट इज इट इज़ नॉट कवर्ड विथ एनीथिंग लाइक शार्प थिंग्स, ठीक है। और इसके पास बेस प्लेट भी नहीं होती है और जो टेल फाइबर्स होते हैं दे आर रूडिमेंट्री, ठीक है, वो उतने अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, जो T1 बैक्टीरियोफेज है इसके पास हेड है, थोड़ा सा कॉलर रीजन है, बट इसके पास एज सच आपकी बेस प्लेट और टेल फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम जाएं T3 और T7 में, तो इनके पास जो होता है वो टेल फाइबर होती ही नहीं है, कॉलर होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे कि जो आपके T3, T7 बैक्टीरियाज होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। उनके पास मेजरली सिर्फ हेड रीजन अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना जेनेटिक मटीरियल स्टोर करके रख रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट द वायरस शेप इन रिगार्ड्स टू द कैप्सिड सिमेट्री, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे about envelope and genome. If you like my content, so please go ahead, like my video and please hit the subscribe button too. Thank you, and please watch the part 2 as well.